दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले 19 तारीख के वीडियो में बताया था कि मैंने सिविल सर्विसेज का मेन ख़त्म होने के बाद 16 दिसंबर 1985 को बम्बई आकर के और प्रिवेंटिव ऑफिसर की तरीके से गवर्नमेंट की सर्विस ज्वाइन कर ली। जब मैं बम्बई पहुंचा तो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। देहरादून के एक दोस्त थे जिनके बड़े भाई बीआरसी में अणुशक्ति नगर में रहते थे, इसलिए बॉम्बे सेंट्रल में जब देहरादून एक्सप्रेस पहुंची और मैं बाहर निकला तो एक टैक्सी वाले को पूछा कि आप बीआरसी कॉलोनी चलोगे, वो तैयार हो गया। देहरादून एक्सप्रेस सुबह 4 बजे पहुंचती है। मैं बम्बई में पहली बार आया था तो मुझे कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं था, इसलिए मैं टैक्सी में बैठ गया और वो टैक्सी मुझे अणुशक्ति नगर में, जहाँ पर भाई साहब थे, वहाँ उनके घर के सामने उतार दिया और उसने मेरे से 85 रुपये लिए। जब मैं भाई साहब को मिला, उनको सोते हुए जगाया और उनको बताया तो उन्होंने बोला कि उसने आपको ठग लिया है। खैर, ये बम्बई का पहला एक्सपीरियंस था। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सुबह हो गई और मैं नहा धो करके भाई साहब के साथ मुंबई लोकल ट्रेन से आया। मानखुर रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी। उस समय मानखुर रेलवे स्टेशन पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था। मॉर्निंग में बहुत भीड़ थी। मुंबई पहुंच करके कस्टम हाउस मालूम किया और उसके बाद जब मैं एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में गया तो वहाँ से मुझे कुछ फॉर्म दिए गए, जिनको लेकर के मैं सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मेडिकल के लिए गया। वहाँ मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के टाइम वहाँ के कंपाउंडर या डॉक्टर लोगों ने कुछ 50 रुपये लिए थे और मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। जब मैं वापस आया तब उस समय लंच टाइम हो गया था और इसलिए मेरी ज्वाइनिंग 16 तारीख दिसंबर 1985 की आफ्टरनून की है। मुझे बोला गया कि 16 तारीख की आप नेक्स्ट डे प्रिवेंटिव सर्विस ऑफिस में जाइए और वहाँ पर रिपोर्ट करिए। मैंने यूनिफॉर्म दिल्ली में ही सिलवा ली थी और मेरे साथ के सारे लोगों ने ज़्यादातर ज्वाइन ही कर लिया था, इसलिए मैं दूसरे दिन सुबह पोस्टिंग सर्विस ऑफिस, जिसे पीएसओ कहते हैं, प्रिवेंटिव सर्विस ऑफिस जिसे पीएसओ कहते हैं, वहाँ पर गया और वहाँ पर जो भी सुप्रिटेंडेंट थे उनको रिपोर्ट किया और उसके बाद उस सुप्रिटेंडेंट ने मुझे जो डेली पोस्टिंग बनाते थे प्रिवेंटिव ऑफिसर रवि नायर के पास में भेज दिया। रवि नायर बहुत ही एरोगेंट इंसान था। उसने मुझे काफ़ी झाड़ा और अल्टीमेटली कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये है वो है, जो भी बम्बई में उस समय ऑफिसर्स लोगों का एटीट्यूड हुआ करता था वो सुनाया उसने और मुझे बोला कि जाकर के फ्लोटिंग रूम में जाके बैठ जाओ। जब फ्लोटिंग रूम में पहुंचा तो वहाँ पर काफ़ी ऑफिसर्स थे, जैसे कि दंडपानी बेहरा था, सुब्रत राउत था, पीयूष पांडे थे, एन के सिंह था और भी लोग थे। कुछ लोग ड्यूटी पे थे। शाम के टाइम मैं मानखुर्द वापस आ गया और उसके बाद नेक्स्ट डे जाने के लिए जब निकला और ऑफिस में आया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भांडुप में
एक रूम है जहाँ पर एसपीएस हुडा रहता है, वहाँ पर जाके रह सकते हैं। मैं एसपीएस हुडा के पास जब अपना सूटकेस लेके पहुँचा तो वहाँ पर किसके नाम से वो अलॉट था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, उसने मुझे झाड़ा और वहाँ से निकल जाने को बोला। मैं क्या करता, वहाँ से वापस चला आया और फिर दूसरे दिन और जो ऑफिसर्स थे वो चेंबूर में नेशनल लॉज में रहते थे, उनके साथ नेशनल लॉज में रहने को चला गया। वहाँ पर 15 रुपये की पर कॉट एक चारपाई मिलती थी। खाने पीने का कोई इंतजाम था नहीं, उसके लिए आपको बाहर होटल में जाना पड़ता था। हम लोग सुबह अपना बैग लेकर के, यूनिफॉर्म लेकर के निकल जाते थे और चेंबूर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे। बम्बई पहुंच करके नेशनल रेस्टोरेंट में जाकर के हम लोग नेशनल हिंदू रेस्टोरेंट में जाकर के हम लोग नाश्ता करते थे और उसके बाद फ्लोटिंग रूम में वेट करते थे। कभी किसी को कोई स्कॉटिंग का जॉब मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस समय हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम बन रहा था और हमारी ट्रेनिंग जो है 2 जनवरी 1986 से शुरू हो गई। 1 महीने की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के लिए हमें एक सुपरन दिया गया जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे, वी आर परमाच, और एक प्रिवेंटिव ऑफिसर दिया गया जिनका नाम चंदेवार था, मुझे इनिशियल उनका मालूम नहीं है। हम लोगों की ट्रेनिंग में, फिजिकल ट्रेनिंग मॉर्निंग में 7 बजे मूल स्टेशन पे होती थी, जहाँ पर परमाज साहब हमारी बहुत खिंचाई करते थे। खैर, उस ट्रेनिंग को देने के बाद या फिजिकल ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए कस्टम हाउस में आते थे। कस्टम हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर आज की डेट में शायद आरएमएस का ऑफिस है, वहाँ पर हॉल था, क्लासरूम ट्रेनिंग हुआ करती थी। मुझे अभी भी याद है कि हमें कुमार काजी, शिशुपाल, एआईयू के एसी उस समय के एसके सिन्हा आदि ने लेक्चर दिए थे। आफ्टरनून में हमें विजिट के लिए भेज दिया जाता था, जब हम वेरियस वेयर हाउसेस को विजिट करते थे, फ्लाइट किचन को विजिट करते थे, बॉन्ड को विजिट करते थे। इस तरीके से जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद पोस्टिंग आ गई। 8 या 10 लोगों का डायरेक्ट एयरपोर्ट में सिलेक्शन हो गया। कुछ लोग रमेजिंग एंड इंटेलिजेंस चले गए और कुछ लोग फ्लोटिंग में रह गए। मैं भी फ्लोटिंग में रह गया। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि चूँकि मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था और वो मुझे किसी तरीके से घर में रहना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी के लिए इधर उधर से रिश्ते मेरे पास भेजते थे, लेकिन मैं उनके कहने पर शादी करने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त के जानने वाले, जो देहरादून में ही रहते थे, उनकी लड़की को देखा और उनसे शादी करने का मन बना लिया। मेरी शादी मार्च के महीने में 1986 में फिक्स थी। इसलिए जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसके बाद कुछ दिनों तक फ्लोटिंग में ड्यूटी करने के बाद मैं छुट्टी चला गया शादी करने के लिए। 12 मार्च 1986 को हमारी शादी हुई देहरादून में। उसके बाद में मैं अपनी वाइफ के साथ वापस बम्बई आ गया। हमारे के लिए रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन हमारे कुछ दोस्त यार एंटॉफिल में सेक्टर 7 में रहते थे, उन्होंने हम दोनों को रहने का जगह दी। हम लोगों ने 1 महीना वहाँ निकाला। इस बीच अपोलो बंदर में एक प्रिवेंटिव ऑफिसर पिंगले साहब थे, वो सीबीआई के चक्कर में फंस गए और वो सस्पेंड हो गए। इसलिए मुझे फ्लोटिंग से डाइवर्ट करके अपोलो बंदर भेज दिया गया, जहाँ पर 3 ऑफिसर पोस्टेड थे। एक मैं था,
दूसरे एनएम देसाई थे और तीसरे ऑफिसर था, लेकिन वो शायद बाद में प्रेजर बन गया, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। खैर, वो दो सीनियर हुआ करते थे तो उनको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन जितने भी सुपरनेंट विजिट मारते थे वो मुझे काफ़ी धमकाते थे, डराते थे। यूनिफॉर्म पहन रखी है तो यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है, यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रखी है, मुझे नारियल पिलाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो, तुम कहाँ तक पेट्रोल करते हो, रेडियो क्लब क्यों नहीं जाते, पैदल क्यों जाते हो, ऐसा है वैसा है, जो भी है। खैर, बारिश के दिन आ गए थे। मैंने कैलेंडर, बारिश में वो ऊपर से टपकता भी था, मैं सिर्फ पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरे सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देकर के आया था, मुझे रिजल्ट का इंतज़ार था। एक दिन अखबार में पढ़ा कि सिविल सर्विसेज का मेन का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट को देखने के लिए कहाँ जाना है मुझे मालूम था, फिर बाद में मालूम किया तो मालूम पड़ा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी बिल्डिंग, जो नॉर्थ करवे रोड पर है, चर्चगेट के पास, वहाँ पर है, वहाँ पर रिजल्ट दिखाई देता है। मैं गया वहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए। मेरा रोल नंबर ऐसी लिस्ट में था जिसमें लिखा था कि रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 98 कैंडिडेट्स विल बी अनाउंस लेटर ऑन। अपना रोल नंबर देख करके मैं वापस आ गया और इंतज़ार करने लगा कि शायद यूपीएससी से कोई कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन यूपीएससी कम्युनिकेशन मुझे कुछ नहीं आया। दरअसल हुआ ये कि यूपीएससी ने ड्यूरिंग ट्रांजिट कुछ 98 कैंडिडेट्स जो एक लक्ष्मीबाई नगर दिल्ली के सेंटर में GS2 का पेपर दिए थे, उनके कॉपियाँ खो दी थी, और उनका कॉपियों को खोने के चक्कर में उन लोगों ने उसका दोबारा एग्ज़ाम करवाया था। उस एग्ज़ाम का लेटर, री एग्जामिनेशन का लेटर, पहले वो आईआईटी दिल्ली के एड्रेस पर गया, फिर वहाँ से वो मेरे गांव में रिडायरेक्ट हुआ, और गांव में जाकर के मेरे पिताजी ने उसको रख दिया और मेरे को भेजा नहीं, क्योंकि उनको अंग्रेज़ी पढ़नी आती नहीं थी। जब उनको कोई अंग्रेज़ी पढ़ने वाला मिला और उसने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये एग्जामिनेशन के लिए कोई चिट्ठी है, इसको बम्बई भेज दो। उन्होंने लिफाफे में डाल करके मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दी, और वो बम्बई कस्टम हाउस में आकर पड़ी रही। एक दिन शनिवार का दिन था, प्रिवेंटिव ऑफिसर SS कदम ने मेरे को फ़ोन किया और पूछा कि रोटेशन क्या है, तो मैंने बताया कि मैं डे ड्यूटी में हूँ, रात को NM देसाई आएंगे, और दूसरे दिन अरुण थे, अरुण देकर साहब टे करेंगे। उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने बोला तुम्हारी चिट्ठी आई है यहाँ पर 10-15 दिन से पड़ी है, इसको लेके जाओ। मैं सीधा आया, रीगल सिनेमा से 9 नंबर की बस पकड़ी, और वहाँ पर जब कस्टम हाउस पहुँचा और उस लेटर को पढ़ा तो मेरा जनरल स्टडी सेकंड पेपर का जो एग्जामिनेशन होना था वो हो चुका था, इसलिए मैं नहीं दे पाया। खैर, अपनी किस्मत को बदकिस्मती को का बहाना मार करके मैं चुप गया, और उसी बीच में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 1986 मार्च के आसपास में शायद यूपीएससी की एज लिमिट कम कर दी और 26 साल कर दी। चूँकि मैं 26 साल का उस समय तक हो ही गया था, इसलिए मैं उसके बाद में फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। खैर, शादी हो चुकी थी, अपोलो बंदर की ड्यूटी कर रहा था। यूपीएससी के इम्तिहान का कोई अब लालच थी नहीं, इसलिए सरेंडर कर दिया कि चलो भाई, यही अपनी किस्मत में है और इसी को आगे लेके चलेंगे। जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारी पोस्टिंग निकली और हमें एयरपोर्ट के लिए पोस्ट कर दिया गया। 4 अगस्त या 5 अगस्त 1986 को मैं एयरपोर्ट पहुंचा, और वहाँ पर कुछ दिनों की ट्रेनिंग हुई। फिर हमारे को बैगेज में एग्जामिनेशन के लिए, या फिर एग्जिट गेट में, या फिर बाहर फील्ड सिक्योरिटी के लिए टैक्सी गेट या AC गेट पर बिठाना शुरू कर दिया। इस बीच मैंने एंटॉफिल से हट करके वडाला में सीजेस कॉलोनी में एक शेयरिंग में रूम ले लिया था। हम और हम मियाँ बीबी वहाँ पे रहते थे। तभी एक दिन एक
जब मैं ड्यूटी से वापस गया 3 बजे तो एक टेलीग्राम आया कि भाई साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और आप जल्दी से दिल्ली आ जाओ, वहाँ पर वो दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं जैसे ही तार को पढ़ा वैसे ही तैयार होकर के वापस गया एयरपोर्ट और वहाँ से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट पकड़ी। उस समय 1085 रुपये का टिकट था, कैसे भी करके उस टिकट का इंतजाम किया और मैं दिल्ली पहुँचा। जब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में भाई साहब के पास पहुंचा, भाई साहब ने पूछा, अरे आज तो सुबह आपको उतार किया गया, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने उनको बताया तो बोले इतना फिर फ्लाइट का खर्चा क्यों किया, ये है वो है। जैसे उनकी आदत थी, वो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते थे। खैर मैं वहाँ से हट गया। रात को हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके यहाँ पर रुके हम लोग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अम्मा, पिताजी और एक गांव का आदमी उनको छोड़ने के लिए आया। उनको लेने के लिए मैं रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से उनको घर लेकर के आया। बाद में दीदी और जीजा जी भी आ गए। इसके अलावा देहरादून से भाई साहब भाभी जी भी आ गए। उसी दिन शाम को, नेक्स्ट डे शाम को, जो गांव से आदमी आया था उसको छोड़ने के लिए मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया। उसको अपर इंडिया से वापस जाना था। जब वो अपर इंडिया चली गई और वह मैं वापस आया, तब तक भाई साहब का देहांत हो चुका था। भाभी जी भी आ गई थी जो सिलचर में थी, वहाँ कुंभीग्राम में। भाई साहब को उनके बेड से हटा करके मर्चुरी में डाल दिया गया था। मैं मर्चुरी में भाई साहब की डेड बॉडी को देखने गया। उनकी डेड बॉडी को देखा, उनमें लेट स्क्वाड्रन बलराम सिंह लिखा हुआ था। खैर वहाँ से वापस आया। नेक्स्ट डे भाई साहब का दाह संस्कार हुआ। जो आर्मी एयरफोर्स की पूरी सर्विंग ऑफिसर्स को जो सैल्यूट दिया जाता है वो सैल्यूट दिया गया। मैंने उनको मुखाग्नि दी। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने उनकी अस्थियां इकट्ठा की और उसके बाद में पिताजी, भाई साहब, बलबीर भाई साहब और अम्मा, दीदी, जीजा, ये लोग गांव की तरफ चले गए और मैं बम्बई की तरफ चला आया। ये बात 26 या 27 अगस्त 1986 की है। आने के बाद बम्बई एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता रहा। जूनियर ऑफिसर होने की वजह से जितने भी सीनियर थे उनकी मार खाता था, गालियाँ खाता था। धीरे धीरे करके कैसे भी गुजारा होता रहा। सैलरी मिलती थी, उसमें से कुछ तो हमें किराए पे देनी पड़ती थी, कुछ हमारे को घर का खाना पानी इकट्ठा करना पड़ता था। फिर भी हमने किसी तरीके से दिसंबर के महीने में एक छोटा सा ओनिडा का टीवी खरीद लिया। उसके बाद एक छोटा सा पलंग लिया। दिसंबर के महीने में हमें कस्टम क्वार्टर्स में रहने के लिए सबलेटिंग में जगह मिल गई और हम इस तरीके से कस्टम क्वार्टर 5 गार्डन में आ गए। 87 की मई में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो देहरादून चली गई, क्योंकि उनको यह था कि अगर देहरादून में मम्मी के पास रहूँगी तो मेरी देखभाल अच्छी होगी। जून की 4 1987 को मेरे को पहली पुत्री रत्न प्राप्त हुई। एक महीने बाद यानी कि जुलाई के महीने में पुत्री को लेकर के और वाइफ को लेकर के मैं वापस 5 गार्डन कस्टम क्वार्टर्स आ गया। 4-5 महीने बाद पिताजी गांव के किसी आदमी के साथ में बम्बई आए और वो हमारे साथ में 1 या 2 महीना रहे। इस बीच भाई साहब ने वहाँ से चिट्ठी लिखी कि मुझे अकेले बहुत तकलीफ़ होती है, पिताजी को भेज दो। इसलिए मुझे पिताजी को वापस गांव भेजना पड़ा। हम एयरपोर्ट की ड्यूटी करते थे, नए नए थे। कस्टम्स में यूनिफॉर्म की वजह से होने के कारण बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, बहुत ज़्यादा ये होता था। और कस्टम में पहली बार देखा कि कैसे गल्फ से आने वाले गरीब पैसेंजर्स को लूटा जाता है, उनको परेशान किया जाता है।
बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करें, नौकरी तो करनी थी, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। सब देखते रहते थे, फिर भी आंखें बंद करनी पड़ती थीं। हमारे सामने कैरियर लाखों का सामान लेकर के निकाल दिए जाते थे और उनसे हजारों रुपए घूस की तरीके से बाद में ले लिया जाता था। सन 88 अक्टूबर के आसपास हमारी एयरपोर्ट की पोस्टिंग ख़त्म हो गई और हमें R&I में पोस्ट किया गया, जहाँ पर हम नाइट मोबाइल स्क्वाड में थे। नाइट मोबाइल स्क्वाड में आपको पूरे बम्बई में समुद्री इलाके में गाड़ी से पेट्रोल करना पड़ता है और जहाँ जहाँ पर सेंसिटिव लैंडिंग एरिया होता है उनको ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी हमारे एडिशनल कमिश्नर LD अरोड़ा साहब को कोई सी इन्फॉर्मेशन होती थी तो हमारे को स्टैंड बाई रख दिया जाता था, या फिर जो उनकी यूनिट थी, हेडक्वार्टर यूनिट, उनके साथ में हमारे को काम करने के लिए लगा दिया जाता था। 6 महीने बाद हमारी पोस्टिंग वहाँ से नोटिफाइड गुड सेक्शन में हो गई। नोटिफाइड गुड सेक्शन में उस समय नोटिफाइड गुड्स का एक सेक्शन हुआ करता था कस्टम एक्ट में, जिसमें कि जितनी दुकानें होती थी, अगर वो बाहर का सामान बेचती हैं तो उनके पास में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है और उन कस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हम लोग उन दुकानों को जाकर के स्टॉक चेक करते थे। हमारे साथ एक सुपरेंट या 2 सुपरेंट, 3-4 ऑफिसर होते थे। जिन दुकानों में जाते थे वहाँ से मेनली वो लोग पैसा वसूलने के लिए जाते थे, क्योंकि जो हमारा AC हुआ करते थे उनको हर महीने पैसा देना पड़ता था, सामान भी मिलता था, गिफ्ट मिलता था। खैर चलता रहा, बच्चे बड़े होते रहे। NMS की ड्यूटी करने के बाद हमें रमेजिंग में भेज दिया गया, जबकि मैं चाह रहा था हेडक्वार्टर में भेजा जाए, लेकिन हेडक्वार्टर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं चाहा कि हम हेडक्वार्टर में रहें और हम रमेजिंग चले गए। रमेजिंग में आपको शिप में जो शिप आ रहे होते हैं उनको सर्च करना पड़ता है, या कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो समुद्र में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, स्पीड बोट से या कंट्री क्राफ्ट से, जैसा भी होता है। वो करते रहे। इस बीच अगस्त 89 में हमारे घर में दूसरी लक्ष्मी जी आई और अपना परिवार पूरा होने को शायद हो गया था। जुलाई 89 में टाइगर मेमन का एक गोल्ड का केस हुआ था, जिसमें कि 4,620 गोल्ड बार पकड़े गए थे, जिसकी कीमत उस समय 500, जिस वजन उसमें 527 किलो था और कीमत करीब 16 करोड़ 20 लाख थी। वो भी केस हेडक्वार्टर के नाम से ही गया। इसके अलावा दिसंबर 89 के आसपास मैं जब सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा था, उस समय एक इन्फॉर्मेशन आई और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोगों ने पेट्रोलिंग ऑर्गेनाइज की। एक सतपथी में केस हुआ था 700 सिल्वर बार का। उसके बाद में दूसरा एक पड़ाव वहाँ से रासल खैमा से आ रहा था, जो कि दादर पेन की तरफ जाने वाला था। उसको हमारी पेट्रोलिंग टीम ने गवर्नर बंगलो के सामने, बदवार बाग के सामने कहीं पर उसको पकड़ लिया और उसको लेकर के आए। उसमें 200 सिल्वर बार और कुछ 40 PCP या VCR थे। वो इन्फॉर्मेशन मुझे आई थी, लेकिन इन्फॉर्मर डर के मारे अपना नाम बताने को तैयार नहीं था और इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को अरोड़ा साहब ने 700 सिल्वर बार के साथ में अटैच कर दिया। ये नॉर्मल एक प्रैक्टिस थी, जहाँ पर के जो अरोड़ा साहब या अरोड़ा साहब की टीम होती थी, सबका केस का पूरा पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाता था। खैर 90 दिसंबर नवंबर के पास जब हमारा R&I का टेन्योर पूरा हो रहा था, उस समय हमें सुपरडेंट मसूरकर साहब ने बताया कि आपको R&I में रिटेन किया जा रहा है।
12 लोगों के नाम थे, लेकिन मैं रिटेन नहीं होना चाहता क्योंकि मेरे को अरोड़ा साहब कभी भी हेडक्वार्टर में लेने को तैयार नहीं थे, और इसलिए मैंने अपने तरीके से जितना भी जोर लगाना होता है वो लगाया, और मेरा नाम RNI से कट गया और मैं फिर से 90 में दिसंबर के महीने में एयरपोर्ट पहुंच गया। 91 के आसपास कुवैत के ऊपर इराक ने आक्रमण कर दिया था, कब्जा कर लिया था, इसलिए वहाँ पर लड़ाई सा माहौल था। अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया और कुवैत को लिबरेट करवाया। उस चक्कर में काफ़ी प्रवासी भारतीय जो है हिंदुस्तान में आ रहे थे। 6-7 महीने इसी तरीके से गुजर गए। सेकेंड एयरपोर्ट था, इतने जूनियर तो थे नहीं, इसलिए पैसेंजर की प्रोफाइलिंग हम कर लिया करते थे। लेकिन 91 अप्रैल या मई में वहाँ के कलेक्टर KP सिंह का ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पर खरे साहब आ गए। HD खरे नाम था शायद उनका, और उन्होंने जो भी KP सिंह के क्लोज ऑफिसर थे, जो जिनका सरनेम सिंह होता था, उनको सबको हटा के बाहर कर दिया। और इस तरीके से हम वहाँ से बैगेज से हट करके AIU में टास्क फोर्स में चले गए, जहाँ पर हमारा काम जो भी गोल्ड सीज हुआ था उसका 110 करवा करके RBI की मिंट में भेजने का काम हुआ करता था। 6 महीने करीब मैंने वहाँ पर गुजारे। खरे साहब का मोलेसेशन चार्ज के चक्कर में ट्रांसफ़र हो गया, और फिर वहाँ पर कलेक्टर अनंत राम साहब आए जो फौजी थे। जब अनंत राम साहब आए, फिर भी हमारे को जब निकालने को तैयार नहीं थे वहाँ से, तो हमारे सुपरडेंट ने काफ़ी जोर लगाया और अल्टीमेटली हमें जब वहाँ से निकाला गया तो फिर हमारे को बैगेज दिया गया। लेकिन बैगेज में रहने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बैगेज में जो ऑफिसर होता है, जो कमा सकता है, वही रह सकता है। अपने पास में ये ताकत तो थी नहीं, इसलिए कभी यहाँ कभी वहाँ पोस्टिंग करते रहते थे। अक्टूबर 92 के आसपास अपना ट्रांसफ़र हो गया और हम वहाँ से निकल करके अपील में आ गए। अपील में हमारे कलेक्टर निक्कू ओबराय साहब हुआ करते थे। 1 महीने या 2 महीने करीब वहाँ पे मैं रहा हूँगा। उसके बाद में कलेक्टर KP सिंह साहब के कहने पर प्रिंसिपल कलेक्टर नारायण साहब ने हमारा ट्रांसफ़र कार्गो कॉम्प्लेक्स में कर दिया और हम कार्गो कॉम्प्लेक्स में चले गए। कार्गो कॉम्प्लेक्स में साल भर वहाँ पर ड्यूटी की, जिसमें हमने AI वेयर हाउस किया, बैच किया, UBA सेंटर किया, और उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो STP आ गए। STP में आकर के 6 महीने का ड्यूटी किया। उसके बाद वहाँ से 12A की पोस्टिंग हो गई। 12A में हम ID में पोस्टिंग हो गई। वहाँ पर बोर्डिंग करना, लोपेज और NB राव हमारे साथ में हुआ करते थे, उनके साथ में ड्यूटी की। वहाँ से निकलने के बाद हमारी पोस्टिंग 95 जनवरी के आसपास 95 जनवरी के आसपास UBA सेंटर हुई। हम वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। विपिन बाबूसी, MA गीते साहब सुपरडेंट थे। बहुत ज़्यादा वहाँ पर बवाल हुआ करता था। अगर आपको बैगेज करना है तो आपको दलालों के हाथ बिकना पड़ेगा, देश के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। खैर, मरता क्या ना करता, सर्वाइवल था, इसलिए ड्यूटी तो करनी ही थी। ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर। जुलाई 95 के आसपास वहाँ पर CBI की रेड हो गई और उसका सारा ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ दिया गया और मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करके कस्टम हाउस में बिठा दिया गया। मैं कस्टम हाउस में 6 महीने रहा। 96 जनवरी के आसपास वहाँ से ट्रांसफ़र करके मुझे B डिवीज़न में भेज दिया गया। B डिवीज़न 2 में भेज दिया। पहले B डिवीज़न 1 में भेजा गया, 2 महीने बाद B डिवीज़न 2 में भेज दिया गया। मैं B डिवीज़न 2
पूरा करने के बाद जुलाई के आसपास वहाँ से एक जूहीनगर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी, वहाँ चला गया। वहाँ पर 6 महीने की ड्यूटी की। 96 जब ख़त्म हुआ, 97 में मेरी वहाँ से पोस्टिंग फिर एयरपोर्ट में हो गई। तीसरी बार एयरपोर्ट की ड्यूटी हुई। थर्ड टाइम जब एयरपोर्ट कर रहे थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया था, लेकिन वही है जो कस्टम्स में नौकरी करता है, अगर आप कमा करके पैसा दे सकते हैं तभी आपको पोस्टिंग मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। इसलिए किसी भी तरीके से यहाँ वहाँ करते 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 निकाल दिया। 99 आया। 99 में जब हमारी पोस्टिंग आई तो वहाँ से हमारे को सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जोन 20 में डाला गया, जो घोड़बंदर रोड और मीरा रोड के आसपास है। वो 6 महीने की पोस्टिंग थी। 99 जनवरी में शायद मैं वहाँ पर गया था और बारिश के दिनों में मैं वहीं पर था। 6 महीने की पोस्टिंग, साल भर की पोस्टिंग थी। बॉन्ड की पोस्टिंग साल भर की थी, वो साल भर की पोस्टिंग थी। साल भर की पोस्टिंग वहाँ पे करते करते 99 के दिसंबर में जब पोस्टिंग निकली तो मुझे वहाँ से SIB एक्सपोर्ट में डाला गया। मैं SIB एक्सपोर्ट में पहुँच गया जनवरी 2000 के आसपास, और वहाँ पर उस समय सुप्रीम के नाम पे श्री VC मंडल थे, अप्राइजर के नाम पर वहाँ पर बिथान चंद्रा थे, जगदीश शरण साहब थे, RK मीना थे, एग्जामिनर KP हिमानी थे, PO में कोयंडे, DS कोयंडे और मधुकर दिवे थे, और प्रिवेंटिव ऑफिसर में कीर्ति राठौड़ और रेखा मटकायकर थे। कोई वहाँ पर क्लर्क नहीं था। कीर्ति राठौड़ क्लर्क की टेबल पर बैठ कर के डिस्पैच रिसीव करती थी। हमारे AC का नाम उस समय JPMB परेरा हुआ करता था, जो एग्जामिनर से प्राइजर और अप्राइजर से प्रमोट हुआ था। वो एंटी प्रिवेंटिव हुआ करता था, बहुत ही गंदा आदमी था। उसके बारे में आगे डिटेल और SIB की पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी भी करीब 32-33 मिनट का वीडियो हो गया है, इसे मैं शॉर्ट करता हूँ और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।